नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वाव इंडिया के आज के इस कार्यक्रम में, जो हमने कमर दर्द और योग के विषय में रखा है। क्या है कि पीठ में दर्द हर किसी को किसी ना किसी कारण से होता रहता है। होता पुरुषों को भी है, लेकिन महिलाओं में हमारे ख्याल से ये समस्या सबसे अधिक पाई जाती है। उनको पीरियड्स होते हैं तब दर्द होता है, प्रेग्नेंट होती हैं तब दर्द होता है, डिलीवरी होती है तब दर्द होता है, उसके बाद ऑपरेशन हो गया किसी का, उसमें दर्द हो गया, टेंशन से, स्ट्रेस से कमर में दर्द हो जाता है। बहुत सारे कारण कमर दर्द के होते हैं। और जो हमारी पिछली वर्कशॉप हमने 17 अगस्त को की थी, उसमें हमारे साथ एक ऑर्थोपेडिक आए थे, डॉक्टर पुनीत गिरधर, और उन्होंने इसके वैज्ञानिक क्या रीजन है उन पर रोशनी डाली थी। और एक हमारे साथ गायनी आई थी, डॉक्टर सुजाता दास, उन्होंने गायनाकोलॉजिकल क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं इस बारे में उन्होंने काफी कुछ बताया था। क्या बताया था वो अभी लीना थोड़ी देर में हमें बताएंगी। आज हमने उसके एक पक्ष को लिया है कि कमर दर्द किसी भी कारण से हो, अलग अलग जिस भी कारण से होता है, योग में उससे बचने के और अगर हो जाए तो उसको कम करने के या उससे निजात पाने के क्या क्या उपाय हैं। क्योंकि देखिए सब लोग कहते हैं जी सर्जरी करा लो, तो सर्जरी तो एक आखिरी ऑप्शन है। सर्जरी की तरफ तो हमें जाना ही नहीं है। अगर हमें प्राकृतिक रूप से जो चीजें हैं, जैसे कि योग हो गया और दूसरी थेरेपीज हो गई, उनसे अगर हमें आराम मिल सकता है, तो इसी सिलसिले में आज हमने ये वर्कशॉप रखी है। इससे पहले कि हम अपने योगाचार्य सत्येंद्र कुमार जी के पास जाएं, हम पहले सबका स्वागत करते हैं। हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर जैन, डॉक्टर शारदा जैन, हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मी, और हमारी वाइस प्रेसिडेंट बानू जी, लीना हमारी कल्चरल सेक्रेटरी, और हमारे साथ एक और मेंबर हैं रेणु बाला साहनी जी, डॉक्टर रेणु बाला साहनी। इतने लोग जुड़ चुके हैं। ये लोग, आप सबका स्वागत है। और सत्येंद्र कुमार जी, आपके पास हम बाद में आएंगे। पहले हम डॉक्टर जैन के पास आएंगे कि वो बताएं कमर दर्द के बारे में अपने दृष्टिकोण से क्या कहना चाहती हैं। उसके बाद लीना आप बताएंगे कि पिछली वर्कशॉप में डॉक्टर्स ने क्या क्या बताया था। डॉक्टर जैन, स्वागत है। पूर्णिमा जी, जैसे आपने कहा कि जो लो बैक एक है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जी। अगर हम 5 लोग लें तो 4 लोगों को कभी ना कभी बैक एक की प्रॉब्लम नहीं, मतलब इतना कॉमन है ये। जी। हमें अपने हिंदुस्तान का तो पता नहीं है, मैं नहीं बता सकती कॉन्फिडेंटली, बट यूएस में ये सेकंड बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। सेकंड बीमारी बताइए। एक तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इसमें फिर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस लगता है। एक तो केयर में लगता है, आदमी को परेशानी हो जाए, और एक ये है कि लॉस ऑफ वेजेस में लगता है। जा ही नहीं पा रहे, काम ही नहीं कर सकते, प्रोडक्टिविटी नहीं है, वहां जाके क्या करेंगे काम पे। तो ये 2 चीजें, ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। और जैसे आपने बिल्कुल अच्छी तरह से कहा, लेस देन 45 इयर्स अगर ये बैकएक हो रहा है तो वरी करिए। लेस देन 45 हो गया तो वरी करिए। बिल्कुल। और आपको पिछली बार भी बताया होगा, मैं फिर दोबारा से आम आदमी के लिए बताना चाहती हूँ। हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें वर्टिब्रा होती सॉलिड, और उसके दोनों के बीच में एक डिस्क होती है। और डिस्क जो है, उसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और जो पेरिफेरल पोर्शन है वो कार्टिलेज होती है। और जितना भी मूवमेंट होता है वो यही चीज उसको एब्जॉर्ब करती है जी। और जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वो डिस्क का जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट्स क्या होते हैं? हमारे नेक में मूवमेंट्स होते हैं, या हमारे लंबर एरिया में मूवमेंट्स होते हैं। यहीं पर हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है। सत्येंद्र जी हंस रहे हैं, यहीं पर ही सबसे ज्यादा दर्द होता है। और आपने बहुत ही अच्छी तरह से कहा कि एक तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें 3 महीने के अंदर हमारा जो भी दर्द शुरू हुआ चला जाना चाहिए, और 100 में से 85% का चला जाता, तब तक तो हम इसको सीरियसली ले ही लेते। और अगर ये 3 महीने टिक गया तो आप इसको सीरियसली ले।
तो एक तो चीज मैंने ये बात बताई कि ये जो चीजें इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, और मैंने इसके बारे में बताया कि 3 महीने का कट ऑफ लेना चाहिए। बहुत लोग रेस्ट करते, रेस्ट में इसका कोई तरीका नहीं। 48 घंटे से ज्यादा कभी भी रेस्ट एडवाइस नहीं करने। रेस्ट तो उसको और बढ़ाई गई, रेस्ट इसको बढ़ाई गई। और आपने बहुत सुंदर कहा, 10 में से 6 पैकेज खाली पॉस्चरल होते हैं। हमको पता ही नहीं कि हमें कैसे बैठना है। मेरी उम्र 74 हो गई है, ये बीमारी मुझे नहीं लगी। भी नहीं है डॉक्टर साहब, ये इसका एक ही चीज है, आपने अपना पॉस्चर सीधा रखना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्पेन की तरह से सीधी होनी चाहिए, जहां झुके वही प्रॉब्लम। अगर आप ज्यादा झुक रहे हैं तो मेरे जैसे लोग कहेंगे, बिफोर सत्येंद्र जी कहे, भैया भुजंग आसन 5 बार सुबह कर लो, नहीं होगा बैक कभी भी आपको। ये मेरा कहना है, मुझे नहीं मालूम ये क्या बताने जा रहे हैं। मेरा अपना सोचने का है, भुजंग आसन कर लो और 1-2 धनुरासन कर लो। आपका सारा दिन का जो आप सामने झुक कर काम करते हैं वो आपका नेगेट होता है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस उम्र की बात कर रही हूँ कि क्या कारण है ये। पर एक और भी चीज मैं बताना चाहूंगी, उम्र का जब तगाजा हो जाता है तो हमें पता होना चाहिए हमारी हड्डियां कितनी खोखली हो। तो मैं सोचती हूँ वो अगर आपकी सिम्टम्स 45 से पहले है तो आप पहले कराओगे, और नहीं तो 45 इयर्स के बाद आपको अपना जरूर डेक्सा कराना चाहिए, जिससे ये पता चला हमारी लॉन्ग बोन्स में नॉर्मल है कि उसमें ऑस्टियोपेनिया हो गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। वो डेक्सा के बिना नहीं हो सकता। उसके कंपैरिजन में पहले हम एक्सरे कराया करते थे, एक्सरे उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, अब बेटर चीजें अभी। तो ये चीज है, उसको आपने करा लो। एक बार आपने करा लिया, आपको पता चल गया। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ हड्डियों के खोखले पर। जब भी हम टेस्ट कराते थे तो हमारे जो टेस्ट में कभी वो हील में करते हैं, कभी फिंगर में, कभी कहते हैं, कभी किसी में करते हैं, तो हमारे को पता चलता था कि जहां नॉर्मल से जरा से नीचे हम लोग गड़बड़ाते। जब आती थी थोड़े दिनों कैल्शियम खा लिया, थोड़े दिनों दूध अच्छी तरह से पी लिया तो ठीक ऐसे हो जाता। जब मेरे को मेनोपॉज आया तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई, 1.4 पे हो गई, 2.5 पे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, 1.4 पे हो गई। मैंने कहा नहीं शारदा जैन ऐसे नहीं चलेगा। तो उसमें मैंने इंजेक्शन लिया, साल में 1 बार इंजेक्शन लिया जाता है। मैंने इंजेक्शन लिया और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने अभी 1 मार्च को अपना डेक्सा कराया था, बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर मेरा नॉर्मल हो सकता है तो मैडम आपका भी नॉर्मल है। तो इससे मैं बताना चाहती हूँ, मैंने छोटी छोटी बड़ी बात करी है। यानी बहुत सारा पहलू सुना होगा। मैं तो एक जनरल डॉक्टर, एक जनरल आम आदमी को क्या बताएगी उसके बारे में मैंने आपको बताया। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक चीज और भी है, हम लोग आजकल क्या है कि पूरा दिन लोगों का वक्त जो है वो कंप्यूटर के सामने बीतता है। अब कंप्यूटर के सामने जबकि करना ये चाहिए कि थोड़ी देर करें फिर उठ जाएं, फिर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, लेकिन वो पूरा दिन बैठेंगे और वो भी कमर ऐसे करके बैठ जाएंगे, इस तरह से करके। दूसरे मतलब लाइफ स्टाइल जो हम लोगों का है वो इतना खराब हो गया है कि कमर दर्द ही नहीं, बहुत सारी चीजें हम लोगों को घेरने लगी हैं, हमारे जैसे लोगों को घेरने लगी हैं। और सत्येंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए भी एक बात बताएं कि लोग योग भी करते हैं, तो आपको कोई आसन करना है, आप ऐसे करके अगर करेंगे तो वो तो और नुकसान पहुंचाएगा आपको। तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, कमर कैसे रखनी है, गर्दन कैसे रखनी है, ये सब चीजों के बारे में क्यों, क्योंकि वो उस पर वीडियो देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखा और करना शुरू कर दिया। तो प्रॉपर अभी भी जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं ये एक ये है कि भाई आप ये चीजें सीख लीजिए, इनसे आपके कमर दर्द को आराम मिलेगा। लेकिन प्रॉपर अगर आपको करना है तो आपको किसी योग गुरु के पास बैठ करके सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूट्यूब पे देखिए, लेकिन वो बहुत जरूरी है। क्यों डॉक्टर साहब? और मैं भी ये कहती हूँ, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है, बिल्कुल वो तो बहुत ही जरूरी बात है। मुझे पूछनी है, जी डॉक्टर साहब। पूछ सकती हूँ? जरूर। जी डॉक्टर साहब। विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी हो सकता है ना ये बैक पेन? विटामिन डी डेफिशिएंसी का क्या है? इज इट ओनली के बारे में मैं आपको छोटा सी बात बता दूं, मेरा जो भी मैंने खाया पिया है, कैल्शियम मेरा अब्सॉर्ब नहीं हो सकता अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बस ये याद कर लीजिए। अच्छा, विटामिन डी अच्छा, आपने अच्छा। कुछ भी खाया, आपने कैल्शियम आपने कुछ भी खाया, अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है तो हमारी गट से अब्सॉर्ब ही नहीं होगा, सिस्टम में ही नहीं लगेगा। हाँ, मतलब विटामिन डी बहुत जरूरी है। मैडम विटामिन जी कनेक्शन थोड़ा सा करने नहीं देना। अगर आप बैलेंस डाइट खाते जी। हैं, रोटी खाते हैं, दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, सैलेड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, आपको कमी नहीं होगी। प्रॉब्लम होती है जी, जबकि जी। हम सिलेक्टिव खाना खाते बिल्कुल। तो लीना, अब आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। डेफिनेटली मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी हमारे पिछले प्रोग्राम के बारे में। उसमें हमारे साथ 2 एक्सपर्ट थे, एक थे स्पाइन सर्जन डॉक्टर पुनीत गिरधर और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता दास। तो डॉक्टर पुनीत गिरधर ने हमें बताया था कि कमर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको बचपन की कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है, आपको पोस्चरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई हेरिडिटी इशू हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, मायोपैथी या मसल वीकनेस हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन इसमें से जो भी मेडिकल कारण है वो सब बहुत आसानी से ट्रीटेबल है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो डायग्नोज करके बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और फिर वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। और जैसे कि डॉक्टर जैन ने कहा कि कोई भी दर्द हो वो आपका 3 महीने में जरूर ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे दर्द भी हैं जो खास तौर से महिलाओं में ही होते हैं, जैसे कि हमारा लो बैक पेन होता है, कई बार बहुत स्टैबिंग पेन होता है, शार्प पेन होता है, कभी डल होता है, कभी माइल्ड होता है, कभी बड़ा ही वेग पेन होता है। और कारण बहुत सारे अगेन इसके भी हो सकते हैं जो कि डॉक्टर ही देख के बताएंगे। कुछ प्रमुख कारण जो हमें बताए डॉक्टर सुजाता दास ने, उनमें थे यूटेराइन डिस्फंक्शन, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, प्रेगनेंसी रिलेटेड पेन या फिर पोस्टपार्टम पेन। उन्होंने इन सब के ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी हमें बताया था। अब अगर आप डॉक्टर से दवाई लेकर और अपना कमर के दर्द को मैनेज कर रहे हैं और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं तो 100% आपका दर्द दूर हो जाएगा। अब अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको अभी तक कमर दर्द ने छुआ नहीं है, तो फिर आप हमेशा इससे कैसे बचे रहें, इसके बारे में हमें बताएंगे हमारे योगाचार्य सत्येंद्र कुमार जी। स्वागत है सत्येंद्र जी आपका, और आप बताइए हमें। मैं सत्येंद्र जी से एक सवाल पूछूंगी शुरू करने से पहले। आपके पास जब पेशेंट आता है, हो सकता है डॉक्टर के थ्रू आया, हो सकता है डॉक्टर के थ्रू नहीं आया हो, तो आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि इसका कारण कुछ डिजीज है या इसका कारण खाली मसल की वीकनेस है? आप तो मसल की वीकनेस को ही ठीक कर सकते हैं, आप हड्डी वड्डी को तो कोई ठीक कर सकते। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है। और आपने एक छोटा सा मैडम और चीज भी भूल गए, बाहर के देशों में लोग डोल पे चले जाते हैं तो डॉक्टर के पास आते हैं, वो डॉक्टर की बात करते हैं मेरा इतना दर्द होता है, मैं काम पे नहीं कर सकता, वो मिलिंगरिंग करते हैं। वो बनावटी उनका जो साइकोलॉजिकली है कि भाई किसी तरह से सरकार मुझे डोल पे डाल दे और मुझको पैसा वहां से मिलता रहे और मुझे काम पे ना जाना पड़े। तो आप कैसे पता करते हैं कि ये जो चीज है इसके अंदर डिजीज नहीं है? सत्येंद्र, आप अपना काम शुरू करने से पहले ये जरूर बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। ये बात कैसे एक कोई योग वाले या कोई भी कैसे पता लगाएंगे कि रियलिटी क्या है? जी जी सत्येंद्र जी नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
आकर्षित भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, सादर प्रणाम कि आप सबों ने हमें पुनः एक बार इस बड़े मंच पर आमंत्रित किया। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। जहाँ तक प्रश्न की बात है, जो प्रश्न मैम ने पूछी कि आप कैसे जांच करते हैं जब आपके यहाँ कोई मरीज आते हैं, तो जो हमारा संस्थान है वहाँ पर एक मॉडर्न मेडिसिन की भी डॉक्टर वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो एलोपैथी जनरल फिजिशियन है, वहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर है, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट है और फिजियोथेरेपिस्ट। तो जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी मरीज हमारे पास आते हैं, या तो कमर दर्द की हो या किसी अन्य बीमारी से हो, वो सीधे हमारे पास नहीं आते। उनके सबसे पहले सर्वप्रथम उनकी जो रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्ट्स लेकर के जो हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं, उनसे संपर्क करते हैं और उनसे जितने भी रिपोर्ट हैं, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड, वो सब दिखाते हैं और उनसे कंसल्ट करने के बाद जितना भी समय है वो पूरा डिटेल्स देखते हैं और डॉक्टर से वो डिस्कस करने के बाद यदि लगता है कि उनको आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कराना है या नेचुरोपैथी से करना है, तो उनके पास भी जाएंगे। एक प्रोसेस में डॉक्टर के पास घूम कर के आएंगे और बहुत ज्यादा यदि मुश्किल है, लग रहा है बहुत काफी क्रॉनिकल हो गया, बैक पेन, बिल्कुल स्लिप डिस्क हो गया है, बल्ज हो गया है, तो फिर वो उनको ट्रीटमेंट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं या अस्पताल हैं उनके देखरेख में रहें और उनका मेडिसिन इलाज करते रहें और योग अभ्यास करने के लिए, योग थेरेपी करने के लिए फिर वो हमारे पास वो उनको भेजते हैं। तो यदि हमें कुछ डाउट होता है तो हम जा करके सर्वप्रथम जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम पुनः एक बार डिस्कस करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या करना है हमें। उसके बाद उनको एक मैनेजमेंट करने के लिए हम उनका जो योग का जो प्रोटोकॉल है उसको हम तैयार करते हैं और योग प्रोटोकॉल 30 मिनट टू 45 मिनट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनको हम डिजाइन करके और उनको हम योगाभ्यास कराते हैं। और हमारे पास रिसर्च है, हमारे पास पूरा पेपर सबमिट होता है अभ्यास करने से पहले, उनका एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे का रिपोर्ट्स और करने के बाद फिर उनका हम डाटा कलेक्ट करते हैं 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद और फिर हम उस पर रिसर्च सबमिट करते हैं, पेपर हम सबमिट करते हैं, रिसर्च पेपर। और ये सारी हमारी प्रक्रियाएं चलती हैं जो रिसर्च वहाँ पर होती है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय संस्थान है योग की, तो जो भी वहाँ पर कार्य होते हैं हम मॉडर्न मेडिसिन को भी साथ में लेकर चलते हैं, बिल्कुल हम इग्नोर नहीं करते और बिल्कुल हम ये मन में भी नहीं रखते कि हम योग से हैं तो हम योग के माध्यम से ही हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम उनका सहयोग लेते हैं। और क्योंकि जो कमर दर्द से ग्रसित जो व्यक्ति आते हैं, तो कमर दर्द तो होता ही है और परंतु वो काफी महीनों से, काफी सालों से यदि उससे ग्रसित होते हैं तो मानसिक रूप से वो ज्यादा तनाव ग्रसित हो जाते हैं। तो उसमें योग काफी सहयोग करते हैं और तत्पश्चात जो यदि कुछ दवाई ले रहे हैं तो यदि उसका कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है शरीर के किसी अंग पर, तो उसको भी सहयोग करने में वो काफी हमारा योग का जो अभ्यास है, योग की जो क्रियाएं हैं, काफी अच्छा सहयोग करती है। तो ये सारे हमारा जो आपने प्रश्न पूछा उसका हमने बहुत ही साधारण में उत्तर देने का प्रयास किया है। यानी आपका भी कहने का मतलब यही है कि आप योगाचार्य के पास जाएं या किसी भी अल्टरनेटिव प्रैक्टिस के आप पास जाएं, प्रॉपर चैनल से जाएं, पहले अपना पूरा चेकअप कराएं, आप फाइंड करें कि किस लिए ये चीज हो रही है, क्या चीज नहीं है, उसके बाद आप अल्टरनेटिव जो थेरेपी है उस पे जाएंगे। यही होना भी चाहिए। जी जी। क्योंकि अब थोड़ा ये होता है कि एक्सपीरियंस या फिर ज्यादा दिनों से कार्य करने के बाद कुछ अनुभव हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं बैक को स्ट्रेंथ कैसे करना है। और सबसे पहले हम बैक के लिए कुछ 4-5 टिप्स हम सबसे पहले हम आप लोगों को ही बताना चाहते हैं कि आप लोग काफी समय तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं और काफी कार्य करते हैं, तो बिल्कुल 5 से 7 मिनट में आप किस प्रकार से आप अपने कमर को हेल्दी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आसनों के ऊपर हम आए जी। तो जैसे हमने कि यहाँ पर एक कुर्सी की व्यवस्था की है और एक कुर्सी रखा है हमने यहाँ पर, जैसे कि ये ऑफिस में आप बैठते हैं जी, तो पोस्चर हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे हम इस प्रकार से बैठे हुए हैं तो हमारा पोस्चर सीधा होना चाहिए
जो भी आपका डेस्क है, टेबल है, टेबल आपके हाइट के अकॉर्डिंग आप टेबल का चुनाव करें। जी। और यदि आपको बैक कमर में दर्द हो या ना हो, परंतु अपने कमर को किस प्रकार से हेल्दी रख सकते हैं कार्य करते हुए ऑफिस में, 5 से 7 प्रैक्टिस यदि आप प्रतिदिन करें। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो जैसे ही आपको टाइम मिल गया, कुछ फ्री हो गए, आपके पास मरीज कुछ कम आ रहे हैं या फिर लंच समय है, तो लंच से पहले एक तो स्ट्रेचिंग करना है बैक का, जिसे हम बोलते हैं तारासन। यदि हम खड़े होकर के और बैठ करके भी हम तारासन का अभ्यास करते हैं, तो ये आप देखेंगे कि जैसे ही हम स्टेज से यहाँ ऊपर की तरफ आप करेंगे, तो जो लोअर बैक से लेकर आपका अपर बैक तक पूरा एक स्ट्रेच हो जाएगा। और पूरा स्ट्रेच होता है, बिल्कुल। तो आप मतलब 10 से 15 सेकंड तक के इस पोस्टर में आप इसको रोक सकते हैं। देखिए पूरा हाथ हमारा पूरा स्ट्रेच है, परंतु इसमें एक छोटा सा मिस्टेक क्या होता है कि हम उसको जज नहीं कर पाते हैं। एक जो योग टीचर हैं या जो प्रैक्टिशनर करा रहे हैं वही कराएंगे, क्योंकि जैसे ही हम अपने कमर को हाथ को ऊपर की तरफ खिंचाव देते हैं, तो हमारा जो L4 L5 जो स्पाइन है, वहां पर एक आर्च बन जाता है। वो आर्च नहीं बन रहा है, वो हम लोग उसको मिस कर जाते हैं, वो आर्च नहीं बनने देना है। जैसे मैं अभी आपको एक आर्च बना करके दिखा रहा हूँ और एक हम सही पोस्टर करके फिर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे एक खड़ा होकर के हमें दिखाना पड़ेगा। अभी आप हमें देखेंगे अपने, अभी हम आर्च बना रहे हैं, हमारे पीठ में देखिएगा, आप पीठ में देखिए हम एक आर्च बना दिया, ठीक है। ये पीछे हाथ ऐसे थोड़ा सा हो गया तो आर्च बन जाएगा उससे, बिल्कुल। यहाँ पर एक आर्च बना, एक्सक्यूज मी, परंतु मुझे आसान नहीं दिख रहा है। यस, एक आर्च हो गया है। तो इसमें हमें सीधा सिंपल क्या करना है कि आपका स्टार्टिंग जो भी हमारा जो आसनों का जो अभ्यास होता है, आसनों का अभ्यास हमें सिर्फ सीधा आसन करना है। जब तार आसन का अभ्यास कर लिया, परंतु उसकी जो स्टार्टिंग है, जो उसका रूट है, वो आपके पैर से शुरू होता है। यदि पैर का पॉइंट आपका 1 इंच या 2 इंच भी लेफ्ट या राइट साइड है, तो राइट करेक्ट पोस्चर नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल। यस, पैर में 4 से 6 इंच का अंतर देना है आपको, और पैर आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। एल और टोस बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए, वी शेप में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और एक स्टेज क्वेश्चन है सत्येंद्र जी, पैर हमारे वी शेप में होने चाहिए या पैरेलल? स्टेज पैरेलल होना चाहिए। ओके, पैरेलल होना चाहिए पैर हमारा। मैं वो उसको भी करके एक बार मैं दिखाता हूँ। तो पहले आर्च पर आते हैं। जी मैम, आर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आर्च पोस्टर नहीं दिख रहा है। आर्च नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, ना आगे झुकिए ना पीछे, आर्च नहीं होना चाहिए। तो उस आर्च को हमें समाप्त कैसे करना है, अपने आप को कैसे करेक्शन करना है? यदि टीचर के सामने है तो वो तो करेक्ट कर देंगे, ये अच्छे टीचर हैं। यदि आप भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसका एक टेक्निक मैं आपको सामने बता रहा हूँ, उससे आप आर्च को सीधा कर सकते हैं। जी, सीधा खड़े हैं, आप देख पा रहे हैं, स्ट्रेच हमने किया यहाँ पर। अभी आप धीरे से हमने सिर्फ कंधे को शिफ्ट करना। ये जो हमारा जो कंधा है हमने शिफ्ट किया है, हमें कमर से नहीं खींचना है, अपने कंधे को धीरे धीरे हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। ऊपर की अभी देखिए हमने कंधे को शिफ्ट किया, हमारा शरीर से आर्च समाप्त हो गया, लेकिन हमने स्ट्रेच किया, राइट। ये हमारा सही पोस्चर है। और इसी में यदि हम गलत पोस्चर करेंगे तो ये हमारा गलत पोस्चर है, तो ये आर्च बन जाएगा हमारा, ये हो गया या ये वैसे हो गया, ऐसे हो गए, तो ये सब फिर गलत ही हो जाएगा, बिल्कुल। तो शिफ्ट करना है आपको, अपर थोरेसिक पार्ट्स को, लोअर पार्ट्स को पहले छोड़ना है, लूज करना है। थोरेसिक पार्ट्स को, कंधे को आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, फिर जाकर के आप फाइनल पोजीशन में आएंगे, एक स्ट्रेट तारासन। अर्थात जैसे कि एक तार का वृक्ष होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कोई आर्च नहीं होता है उसमें, उसी प्रकार से इसका नाम दिया गया है तारासन। तो आसनों की श्रेणी में का एक पहला आसन करना है तारासन का अभ्यास। कुर्सी पर बैठ करके इसका आप अभ्यास करिए। कुर्सी पर बैठ करके ही एक और अभ्यास हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन। ऊपर की तरफ, हस्तों मीन्स हाथ को तानना, ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन। और इसमें से मैं एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग गाइड में नहीं करते हैं, तो 10 में से 9 लोग गलत करते हैं और उनको इस बात का आभास नहीं होता है। आभास नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी हम आपके सामने करेंगे तो आप भी नहीं पकड़ पाएंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता कर कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर हम उसको सही करके हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने बताया पैर से हमारा शुरू होना चाहिए,
तो ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन के लिए हमने फिर से हमें बॉडी को स्ट्रेच करना है, उसी वहीं से खींचना है, यानी जैसे ही हैंड्स को हम लिफ्ट करें हमारा बैक पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हैंड से खींच किया हमने, और अब आप देख पाएंगे कि हमने पैरों में गैप दिया है और साइड बेंड करना है। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन हमने इस साइड में कर दिया, इस साइड में ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन कर दिया हमने। फिर हम वापस आ गए और फिर हमने इस साइड में हमने ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन का अभ्यास किया। तो ये हमारे बैक के जो साइड में जो हमारा जो बैक है, बैक के लिए काफी बहुत ही महत्वपूर्ण आसन में से एक है ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। ये तो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं सत्येंद्र कुमार जी, जी है ना? जी हाँ जी हाँ, लेकिन आपको बताऊं कि अभी जो हमने आसन का पोस्टर किया है बिल्कुल ही गलत किया है, लेकिन आप लोग भी उसको नहीं जज नहीं पकड़, जी बिल्कुल। तो उसमें करेक्ट क्या करना है, पूरा गलत किया था उसको, तो सही क्या करना है कि हमारा जो बेंडिंग होगा ना, बैक से बेंड, साइड बैक से बेंड होगा। गलती क्या होती है हमारी कि हम लोग यहाँ से आगे से झुक जाते हैं, यहाँ से हमें लगता है बहुत ज्यादा झुक, हम यहाँ से ऐसे झुक जाते हैं। लेकिन यदि से भी आप अभ्यास करें तो आप देखिए स्टेज किया हमने, अब मैं राइट पोस्टर कर रहा हूँ जी, ये देखिए जी जी जी, आप देखिए हमारा पैर से, पैर के अंगूठे से लेकर हाथ तक बिल्कुल एक स्टेज, बिल्कुल एक स्टेज हुआ, ऐसे या ऐसे हुआ तो गए। देन स्टेज, बाजू हमारा देखिए कान से बिल्कुल टच किया हुआ है, स्ट्रेच कर दिया। अब इसमें यदि जितना कैपेसिटी है आप उस पर उतना बैठ गए, उतना चले जाइए, बिल्कुल। और फिर धीरे से आप वापस आए। तो कुर्सी पर बैठ करके भी हम पहले आप लोग के विषय में बात कर रहे थे। क्योंकि ऑफिस में जो लोग कुर्सियों पर बैठते हैं उनके लिए भी जरूरी है ना बताना। तो आपने ताड़ासन का अभ्यास किया, बहुत अच्छा है। आपने ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन स्ट्रेच किया आपने, और हाथ को सीधा किया और बैठ, लेफ्ट साइड देन राइट साइड, ये बैंड कर, और थोड़ी देर के लिए इसमें रोकना है। यानी अपर थोरैसिक रीजन से हमें बेंड करना है, कमर से बेंड नहीं करना है। कमर से बेंड करना है। अपर थोरैसिक रीजन को हमें खींचना है ऊपर की तरफ, लेकिन हम बेंड जब करेंगे साइड वेस्ट, कमर से यहाँ से हमारा बेंड। एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे बीच में, इसमें क्या श्वास का योगदान है या नहीं, ये और आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे कि आप इधर सांस का कोई योगदान है कि आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सांस लेनी है, छोड़नी है, उसका कुछ है इसमें रूल या नहीं, ये और आपसे पूछना। बिल्कुल आ रहे, जो भी योगाभ्यास करते हैं, योगासनों का अभ्यास करते हैं, सभी योगासन में श्वास और प्रश्वास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। यदि हम श्वास और प्रश्वास के साथ यदि हम आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे तो वह आसन नहीं, वह एक्सरसाइज बन जाएगा। एक्सरसाइज वो नुकसान भी दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो हम जब भी हम अपर पार्ट्स में ऊपर की तरफ हम शरीर को खींचते हैं तो श्वास को भरते हैं, और जब भी हम साइड में बेंड करते हैं तो हम श्वास को बाहर निकालते हैं। मतलब हमने ऐसे किया तो सांस लेते हुए किया, और जब हम इधर झुके तो सांस छोड़ा, वापस आए तो फिर सांस लिया, फिर झुके तो फिर सांस छोड़ा, फिर ऊपर आए तो लिया, ऐसा करना है। हाँ, जैसे कि हमने ऊपर में श्वास को हमने ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, श्वास भरा हमने, छोड़ते हुए हमें बेंड करना, और यहाँ पर आकर के जैसे ही आप बेंड करेंगे, जिस आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं उस पोस्टर को मेंटेन करना है, कि हमें जल्दी नहीं आना है कि हम 5 बार इधर गए, 4-5 बार इधर कर लिया, जल्दी जल्दी, समय नहीं है तो नहीं करना। यदि आपके पास समय नहीं है, एक आसन का अभ्यास ही कीजिए। आप कोई जरूरत नहीं कि 5 आसन का अभ्यास करें, एक आसन का अभ्यास करें और मिनिमम होल्ड करें उसमें 45 मिनट्स टू 1 मिनट्स तक ब्रीदिंग नॉर्मल रख करके होल्ड करिए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर आइए, फिर श्वास को बाहर निकालिए, एक्सहेल करिए, फिर श्वास करके स्ट्रेच करिए, और फिर श्वास छोड़ करके आप बेंड कीजिए। जी, ये जो आपको सांसों को जोड़ने की प्रक्रिया बता रहे हैं, आप कुछ भी योगासन करेंगे, आपने सांस ली और आपने रोका, सांस छोड़ी और आपने रोका, उससे आप अपनी जिंदगी बढ़ा रहे हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आसन के साथ साथ एक तरह से देखिए तो आपका प्राणायाम भी चल रहा है। जी हाँ, दूसरी जब भी जैसे ही हम सांसों को यदि हम अपने आसनों के साथ जोड़ लेते हैं, जी,
तो उससे क्या होता है कि हमारा मानसिक रूप से जो हमारा ध्यान है शरीर के उस अंग पर स्वतः चले जाते हैं। बिल्कुल। जैसे ही हम सांस भरने के लिए बोलते हैं हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, परंतु जैसे बोलते हैं सांस लीजिए, तो हर कोई व्यक्ति सोचना उसका ध्यान सांस के ऊपर आ जाएगा। हम जब बोलेंगे सांस छोड़िए तो उसका ध्यान सांस पर ही जाएगा। तो यानी उतने समय के लिए श्वास प्रश्वास अपने ध्यान को केंद्रित करने का एक और योग आसन को और सही ढंग से करने का आसन। तो दो आसन जैसे कि मेडिकल साइंस में कहते हैं सत्येंद्र जी, रेस्पिरेशन इज अ नेसेसरी ईविल। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वो उन्होंने इस ईविल को कैसे अपने कंट्रोल में करे वो उन्होंने समझ लिया था, और यही श्वासों को मैनेज करके हम अपना लाइफ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर जैन ने कहा। एक चीज और भी है डॉक्टर साहब, आप देखिए सत्येंद्र जी को भी बोल रहे हैं, आप जिम जाइए या कहीं भी जाइए, आप वॉक के लिए भी अक्सर आपको रिदम की जरूरत पड़ती है, आप कोई ना कोई म्यूजिक सुनते हुए कुछ सुनते, लेकिन योग में क्योंकि आपको अपने आप से जुड़ना होता है, व्यक्ति को अपने आप से जुड़ना होता है, तभी वो अपनी सांसों पर ध्यान दे पाएगा, अपने पोस्चर पर ध्यान दे पाएगा। तो वहां किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं होती है, अपने आप में पूर्ण है। जी सही बताया। तो ये दो अभ्यास बताया, और एक और तीसरा अभ्यास हम आपको बता रहे हैं जो आप सब लोग कुर्सी पर बैठ करके ही इसका अभ्यास कर सकते हैं, और बैक कमर के लिए काफी है। एक ट्विस्टिंग पोस्चर करते हैं। तो ट्विस्टिंग पोस्चर करने के लिए आपका जो कुर्सी है वो आपका बहुत ही सहयोग करेंगे। वो जैसे कि आप दोनों हाथ से जो आपका कुर्सी है उसका राइट हैंड का जो हाथ रखने का जो है उसको आप पकड़ लीजिए। आप इसमें बहुत सारे 2-3 तरीके हैं, उसको हम बता सकते हैं आपको। पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका, पैर नहीं बिल्कुल मूव होना चाहिए। पैर देखिए सीधा है हमारा, पैरों में गैप, सीधा स्ट्रेट किया, और आप लेफ्ट हैंड से ट्विस्ट, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। अब आप देखिए कि हमारा लोअर बैक से लेकर अपर बैक तक कितना अच्छा खिंचाव, कितना अच्छा स्ट्रेचिंग हो रहा है, बहुत ही कम। इसी को यदि हम आसनों के रूप में भी हम इसका एक आसन भी करेंगे इस पर हम, परंतु इसको हमने बताया। फिर आपने यहाँ पर रुका, ये सांस भरिए और सांस छोड़ करके फिर गर्दन को फिर धीरे से भी झुकाइए। पुनः उसी प्रकार से आप बाएं साइड दूसरी तरफ पकड़िए हैंडल को, सांस भरिए और आप ट्विस्ट, सांस को बाहर यहाँ पर रखिए, नॉर्मल सांस प्रश्वास में बने रहिए, और फिर सांस भरिए और फिर धीरे से आप वापस आइए। ये तो बैठ करके कुर्सी पर कर लीजिए। यदि हम इसी में भी हम ट्विस्टिंग पोस्चर का अभ्यास करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कटी चक्रासन, यानी कि अपने कमर को घुमाना। कटी चक्रासन में क्या गलतियां होती हैं, खड़े होकर के एक बार हम उसको बताएंगे। तो कुर्सी पर सिर्फ 3 आसनों का अभ्यास, तारासन, ऊर्ध्वाधस्तानासन और कटी चक्रासन, 3 आसनों का अभ्यास आप यदि प्रतिदिन कुर्सी पर करते हैं, देन लास्ट एक बैक साइड में अर्ध चक्रासन, कुर्सी पर बैठ करके ही आप सांस भरा और बस गर्दन को पीछे की तरफ खिंचाओ, यहाँ पर रुका, तो आपका लोअर से अपर तक आपका एक काफी अच्छा स्ट्रेचिंग है। तो ये सारे हमने आपको अभ्यास बताए जी। और उसके बाद आपको एक अभ्यास करना है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन का भी अभ्यास बहुत सारे लोग करते हैं, परंतु उसमें से तो मुझे लग रहा है कि 10 में से 9 से ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। उसमें ध्यान क्या, गलतियां क्या होती है, अभी आपके सामने एक गलत पोस्टर करके मैं पहले शो करना चाहता हूँ। हमने गलत पोस्टर कर दिया, सांस भर लिया हमने, और हमने गलत, सॉरी हमसे गलती हो ही नहीं रहे, सही करते हैं हम। जैसे ही हम इसमें ध्यान क्या रखना है कि अपने पैरों की जो गैप है आपके कंधे के बराबर होनी चाहिए। 1 फीट हम बोलते हैं तो हमें 1 फीट नापने की जरूरत नहीं है, जितना आपका कंधा है उतना आप अपने पैर को खोलिए। पैर और एड़ी बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। श्वास भरते समय और श्वास छोड़ते समय जब ट्विस्ट करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम ज्यादा ट्विस्ट करने के विचार से या ज्यादा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है या गलत पोस्चर से हम कर जाते हैं। गलत कैसे कर लेते हैं, हमने गैप दे दिया और हम पूरा ट्विस्ट कर जाते हैं, राइट। हम इस प्रकार से आते हैं, शायद देख पा रहा होगा पूरा अच्छी तरह से। तो ये गलत पोस्चर। हमें सही पोस्चर क्या करना है कि जैसे ही आप ट्विस्ट करें, आप ट्विस्ट करते समय आपका बैलेंस दोनों पैर के ऊपर बराबर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम राइट साइड हम ट्विस्ट करते हैं हमारा लेफ्ट सोल पर से वेट खत्म हो जाता है, वो हम जांच नहीं,
वो हम चेक नहीं करते हैं, वो बहुत ही जो एक्सपर्ट है वो चेक करेंगे और वो चेक करके बताएंगे। देन सेकंड वन, जैसे ही हम राइट साइड ट्विस्ट करते हैं तो हमारा थाई मूव हो जाता है, हमारे जांघ बिल्कुल सीधा, जांघ को बिल्कुल, थाई को बिल्कुल मूव नहीं करना है और सिर्फ अपर पार्ट से ट्विस्ट करना है। हमारा हिप थाइस हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। एक बार आप देखिए ये पोस्टर हमने स्ट्रेट किया, देन इनहेल किया, हमने सांस भरा। अब मेरे जाने का एक बार टेक्निक देख लीजिए, हम सामने ही देख रहे हैं, देन एक्सहेल, देखिए पूरा करेक्ट, हम सही पोजीशन में है, ना तो हमारा पैर मुड़ा, पैर भी जहां पर हमारा है सामने से देखिए एक बार जी, पैर देखिए बिल्कुल हमारा स्ट्रेट है, बिल्कुल पैर में कोई मूवमेंट नहीं होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट्स में हम मूव कर पाते हैं। दोनों पैरों का ग्रिप हमारा ये स्ट्रेट है। सत्येंद्र जी ये बैठ के कर सकते हैं? बैठ के कर, बिल्कुल बिल्कुल, Suppose I am sitting on the chair, I can do it. स्टूल पे बैठ के कर सकते हैं, स्टूल पे जो है जिस पे हैंड रेस्ट होगा ना उस पे मुश्किल होगा करना, स्टूल पे आसान होगा। ठीक कर रही हैं आप। तो हम भी है सकते हैं ना, हैंड रेस्ट पर भी जो आपका चेयर है उसमें भी जो हमने हैंडल को पकड़ के ट्विस्ट कराया, हाँ वो चीज हैंडल को पकड़ के, चेयर कैसा है, किस बनावट का है वो आपको देखना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं चेयर पर स्टूल पर बैठा हूँ, स्ट्रेट किया हमने, इनहेल देन एक्सहेल जी, सांस नॉर्मल रखा, फिर इनहेल किया हमने एंड एक्सहेल, देन इनहेल एंड एक्सहेल। तो अब देखिए कि मैं जहां पर हूँ वहीं पर सिर्फ हमारा अपर पार्ट तो सिर्फ ट्विस्ट हो रहा है, बैक को हम सिर्फ ट्विस्ट कर पा रहे हैं और हमारा सीधा है बिल्कुल। ये ट्विस्ट करने के लिए हमने इंटरनल फोर्स कर रखा है हमारा लोअर पार्ट्स में, अपने बैक को ट्विस्ट कर जी, ये हाथ बिल्कुल सीधा है 90 के एंगल पर, गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है आपको, इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये जब आप खड़े होकर के करें तो वो 2-3 चीजों का ध्यान करें, और जब बैठ करके आप अभ्यास करें तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो ताड़ासन बताया हमने, ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन बताया और कटी चक्रासन जो कमर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। कमर के लिए एक यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की एक हमारे यहाँ पर एक भी ट्रेनिंग होती है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है। हम तो आसन के विषय में तो बहुत सब कुछ जानते हैं, परंतु यौगिक सूक्ष्म व्यायाम यानी कि शरीर का जो जितने भी आपके शरीर के अंग है उसमें 48 क्रियाएं, यानी सिर के ब्रेन से लेकर के पैर के अंगूठे तक की में उसमें क्रियाओं की चर्चा की गई। यदि आप उसमें भी 5 क्रियाएं बताई गई है कमर के, कटी शक्ति विकासक क्रिया बोलते हैं उसे, स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट फॉर बैक। तो उसका 2-3 क्रियाओं का अभ्यास, जिनको बैक पेन है उनके लिए आगे झुकना मना है, परंतु जो हेल्दी है, बैक कमर को हेल्दी करना चाहते हैं, उनके लिए 5 क्रियाओं का अभ्यास अभी हम आपके सामने बताते हैं। फिर हम आसन के ऊपर आएंगे, क्योंकि जब हम अभ्यास करना जब शुरू करते हैं, योग अभ्यास का शुरू करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें सबसे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास यानी स्मॉल आसनों का अभ्यास करना है। लूजनिंग प्रैक्टिस तो हम नहीं बोल पाएंगे, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, फिर आप आसनों का अभ्यास करें। तो उसमें हमें किन किन आसनों का अभ्यास करना है कमर के लिए? एक तो आपका पैर मिला हुआ है, दोनों हाथों को आपको पीछे की तरफ यहाँ पर रिस्ट को होल्ड करना है, नीचे नहीं रखना है, इस पार्ट स्ट्रेच। फिर आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ खिंचाओ। एक आसन का अभ्यास है बैक को स्ट्रेट करने के लिए। इसमें हम सांस भरते हैं, सांस भरते हुए हम अभी ज्यादा पीछे नहीं झुक पाएंगे, हम सिर्फ दिखाएंगे आपको। सांस भरते हुए हम पीछे की तरफ स्ट्रेट किया और सांस छोड़ते हुए हम आगे झुकेंगे। जब हम आगे की तरफ झुकेंगे तो हमारा ये पोस्चर हो 90 डिग्री। हम पोस्चर क्या करते हैं कि एक तो हम दबाव के साथ, फोर्स के साथ पीछे चले जाते हैं, बहुत जबरदस्ती करते हैं, और जब आगे झुकते हैं तो हम इस प्रकार से आगे झुक जाते हैं। ये हमें नहीं करना है। हमें स्ट्रेट किया, हमने सांस भरा और फिर सांस छोड़ते हुए इस पोस्चर में आपको 90 डिग्री आने के बाद फिर धीरे धीरे आपको अपने सिर को नीचे की तरफ ले जाना, जितना संभव हो सकता है उतना।
हाँ, मेरा पोस्टर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, स्पाइन से लेकर नेक तक बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल 90 डिग्री तक हम जा पा रहे हैं। फिर वैसे ही आप श्वास भरते हुए आपको पीछे की तरफ 4-5 बार इसका अभ्यास करना। तो ये कमर को स्ट्रेच करने के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस है योग चिन्ह। इसी का अभ्यास में एक सीक्वेंस नंबर दूसरे नंबर पर आता है। इसमें हम पैरों को खोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितना आपकी कैपेसिटी है उतना हमने पैर को खोलते हैं, ग्रिप बनाया, पैर हमारा सीधा है, इसमें कमर पे हम हाथ रखते हैं, अंगूठे के ऊपर, अंगूठे आगे रखते हैं और फिर हम एल्बो को पीछे करते हैं। फिर इसमें हम सांस भरते हैं पीछे की तरफ जितना आपको संभव है। देन सेम प्रैक्टिस, स्ट्रेट झुकते हैं यहाँ तक, राइट, स्ट्रेट झुक करके हम आगे की तरफ जाते हैं और फाइनली जितना आपका फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप बेंड कीजिए। सिर को हम जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करते हैं और वापस आते समय, वापस आने के लिए, क्योंकि हमने पैरों को काफी खोल रखा है, 3.5 से 4 फीट तक खोल रखा है, तो जैसे ही हम एक पैर को वापस करेंगे तो हमारा एक अपोजिट साइड में स्ट्रेच हो सकता है और वो कुछ नुकसान कर सकता है। तो इसको वापस आने के लिए तरीका है कि दोनों हाथों को जमीन पर रखना है और फिर दोनों पैरों को जंप करना है, दोनों पैरों को जंप करके एक बार में मिला करके, ये जो हेल्दी पर्सन है उनके लिए ये अभ्यास जो हमने की शक्ति की बताई वो इसका जी जी 2 क्रियाएं बताया। अभी तीसरी क्रियाओं में हमें क्या करना है कि ये हम बैक पेन के लिए नहीं बता रहे हैं, हम बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसका अभ्यास बता रहे हैं, तो इसको बैक कमर दर्द से ना लें। इसमें हम दोनों पैरों में गैप 4 से 6 इंच गैप करते हैं अकॉर्डिंग टू आपका कैपेसिटी, या फिर पैर मिला करके रख सकते हैं और यहाँ पर हम दोनों हाथों को सीधा खींचिए, स्ट्रेच। अब देखिए मेरा शरीर बिल्कुल सीधा है, ग्रिप हमने पूरा पैर से बनाया है और इसमें हम सांस भर के हम पीछे की तरफ जाते हैं, सांस जाते पीछे झुकते हैं और सांस हम तेज गति से छोड़ करके कमर को तेज गति से आगे लाते हैं, कमर को काफी तेज गति से हम आगे लाते हैं। तो 1-2 बार आप देख सकते हैं इसका अभ्यास। घेर किया और ये हाथ ऊपर कर, फिर वापस गए, ऊपर की तरफ, फिर हम वापस आ गए। तो ये हमारे बैक को स्ट्रेच देता है। कृपया करके जिनको कमर दर्द है वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे, वो इसको ना करें। और एक बात और, ये जो सांस छोड़नी है नाक से छोड़नी है या मुंह से? नाक से छोड़नी है, नाक से छोड़नी है। 3 अभ्यास हो गए। देन चौथे अभ्यास में आपको पैर को मिला करके रखना है, यहाँ पैर को मिला दिया आपने और दोनों हाथों को सामने लाएंगे, सीधा रहेंगे, आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। फिर सांस भरा आपने और सांस छोड़ते हुए फिर आपको कमर से बैंड करना, कमर से आप बैंड करके, हाथ को नहीं झुकाना है, एक आपको स्ट्रेच करना है स्पार्ट को, सामान्य सांस, फिर सांस भरा आपने, फिर सांस छोड़ दिया, फिर सांस भरा और फिर सांस छोड़ करके आप साइड कर, फिर सांस छोड़कर करके आप वापस आ। ये 4 क्रियाओं का अभ्यास बताया। 5वीं क्रिया में हम जिस प्रकार से कटी चक्रासन करते हैं, इसमें सिर्फ मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसमें पैरों में गैप करते हैं और फिर श्वास प्रश्वास के साथ कंटिन्यू इसमें हम मूवमेंट, इनहेल एंड एक्सहेल, एक रिदम के साथ आपको एंड एक्सहेल। अब देखिए मेरे हाथ में और पैरों में हर समय उतना ही गैप, देन रिलैक्स। तो ये सारे अभ्यास हमने जो 5 क्रियाओं का अभ्यास बताया, अभी कमर को किस प्रकार से मजबूत बनाना है एक अभ्यास हमने बताया। अब यदि कमर दर्द हो जाए तो इसमें भी जो कुछ हमने आसनों का अभ्यास बताया है, उसमें से बहुत सारे आसन हमारे कमर को दर्द को ठीक करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए काफी अच्छा है। स्टैंडिंग पोस्चर में तारासन, ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन, कटी चक्रासन और जो आपको अभी जो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं बताए, तो तीसरी नंबर क्रिया जो साइड में झुकना है वो हमें मैनेजमेंट करने के लिए वो काफी इम्पोर्टेंट है। जी, अब आसनों की बैक में आपने दिखाया ना, दोनों हाथ रख के फिर क्या करना, आई मिस्ड इट फॉर अ मिनट, उसको उसके बाद क्या करना, पीछे दोनों हाथ रखा आपने बैक में, फिर क्या करना,
क्रॉस रख के। अभी जो बताया फर्स्ट टाइम में जो दिखाया, हाँ, वो आपने पीछे हाथ पीछे दिखाया ना, दोनों हाथ पीछे से करके, फिर यूं करना है कि यूं करना है? पीछे ले जाना है डॉक्टर व्यायाम साहब। की क्रियाओं में आपने जो 5 बताई, उनमें से एक थी जिसमें दोनों हाथ पीछे लेके जाने थे। आप पीछे जाते हैं और पीछे जाने के बाद फिर कमर को सीधा रखे रखे ही आगे आप आते हैं और फिर उसमें नीचे आते हैं। जी, ये इसी की बात कर रही हूँ जी। हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दिया हमने, हाँ, उसमें हाथ को पीछे की तरफ किया तो और इन्हें सांस भरा हमने पीछे की ओ, तरफ, राइट। इतना आप अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली आप बैंड कर सकते हैं, आप बैंड देन स्ट्रेट, फिर सीधा झुकना, आगे गति करके हम स्ट्रेट यहाँ से ओके, 90 डिग्री पर जाने के बाद ही हम अपने वेट को ड्रॉप करते हैं। अच्छा, हम 90 डिग्री लगे, फिर आपको हाथ यहीं पर है और धीरे धीरे जितना कर सकते आपका, आप धीरे धीरे आप स्लोली जा सकते हैं और फिर बैठ सकते हैं, राइट। और फिर हमें उठना है ऊपर की तरफ, ताकि ऐसे उठना, सांस लेना, यानी स्ट्रेट होना चाहिए, ये पोस्चर होना चाहिए। तो ये स्टैंडिंग पोस्चर की हमने कुछ आसनों के विषय में बताया। लेट करके जैसे मैं बताई अभी कि भुजंग आसन का अभ्यास करना है, तो भुजंग आसन में भी हम जब आसनों का अभ्यास करते हैं तो उसमें क्या हमें किस बातों का ध्यान रखना है, उसके विषय में हम एक बार इसका जी। तो हमारे ख्याल से अभी हम ऐसा करते हैं, आज आपने जो ताड़ासन बताया, ऊर्ध्व हस्तोत्थान बताया, कटी चक्र बताया, इस सब का पहले जो हम वीडियो शेयर करेंगे, पहले लोग इस सब का अभ्यास करें, बजाय इसके कि तेज गति से चले। तो नहीं, वो याद ही नहीं रहे। इसके बाद में फिर अभी जब हमारा नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी, उसमें कमर दर्द के ही संबंध में जो और चीजें और क्रियाएं हैं, आसन हो गए, दूसरी क्रियाएं हो गई, उन सब के बारे में फिर विस्तार से बात करेंगे। कैसा रहेगा सत्येंद्र कुमार जी? बिल्कुल मैम, क्योंकि बहुत सारे आसन है इसमें और हमें बहुत सारे समय भी चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। बिल्कुल। हाँ, अकेले भुजंग आसन में ही आपको काफी वक्त लगेगा डेमोन्स्ट्रेट करना, फिर वो बताना सारा कुछ कि कितनी कोण पे आपको जाना है, क्या है, फिर उसके बाद धनुरासन में पूरा और भी जो क्रियाएं हैं, तो वो पूरा समय उसमें लगेगा और फिर उतना सब याद भी नहीं रह पाएगा, ना हम लोगों को, ना और जो लोग। यस, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप यदि इसको करें तो काफी बिल्कुल सही, अच्छा वही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कोई भी, जैसे कि आपने कहा कि किसी भी आसन में जल्दबाजी नहीं करनी है, ठहर करके करना है, क्योंकि आप वैसे भी इसको देखिए कि कोई मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती कि आपने गोली ली और आपको एकदम से आराम हो गया, आपको इंतजार करना पड़ता है आराम होने के लिए। इसी तरह से आसनों का है, अगर आप ठहर कर उस क्रिया को कर रहे हैं तो वो जिस अंग के लिए, जिस पोर्शन के लिए आप वो क्रिया कर रहे हैं, उस पर उसका असर पड़ेगा। और अगर एकदम से झुके उठ गए तो वो तो दिन भर में पता नहीं कितनी बार सब लोग करते हैं। और दूसरे सांस की जो आपने बताई, अगर सांस की जरा सी गड़बड़ी, जी डसी सत्येंद्र कुमार जी। जी नहीं, ठीक है, आप पूरा कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, बोलता हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल बोलिए जी। नहीं, जैसे कि ये जो आज का जो विषय जो आपने जो कमर दर्द का लिया है, और जैसे मैम भी बताई कि 10 में से 9 लोग इससे ग्रसित हैं, और अभी जो कोविड का समय चल रहा है, वो हम टेक्निकली सारा काम हम दिन भर लैपटॉप मोबाइल पर जुड़े हुए हैं, तो कोविड के बाद से जो हमारे पास जो मरीजों की संख्या है, ज्यादातर यंग लोग इसी से आ रहे हैं, कमर दर्द से ग्रसित, और उनका पोस्चर सही नहीं हो पा रहा है, या बच्चे हो या यंग हो, तो ये तो बहुत ही अच्छा विषय है आपका। जी बताइए। जी, बहुत अच्छी बात है ये, आपने आज कई सारे इन आसनों के क्रियाओं के विषय में बताया। तो डॉक्टर जैन, आपकी को क्या आज की वर्कशॉप के बारे में कहेंगे? डॉक्टर साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो रहा है। म्यूट इसलिए क्योंकि ये लगा रखा है अच्छा सुनने के लिए। जी, देखिए, ऐसा है कि मैं जहाँ से ट्रेंड हूँ,
उन्होंने ये कहा था कि आपके पास लंबा चौड़ा 1 घंटे के लिए पूरा योगासन और उसके बाद प्राणायाम और उसके बाद आपका मेडिटेशन करने का अगर आपको समय नहीं है तो आपको 10 मिनट, जो स्वस्थ आदमी है, मैं उसकी गलत वालों की बात नहीं कर रही, जो स्वस्थ आदमी है वो कैसे अपने अंगों को ठीक रख सके, 10 आसन हमें एक क्रमबद्ध करने चाहिए। बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ कि हर बार जब भी आप क्लास लें तो वो 10 आसन का जरूर टिप दें, शुरू में या आखिर में जरूर दें। आखिर में देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिसका टॉपिक है, ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, 10 आसन जरूर करें। जी, अभी कितना भी बिजी है, अभी भी हो जाए। चलिए सत्येंद्र जी। जी मैम। जी, कोई 10 आसन, 10 आसन। अगर आप तैयारी नहीं है तो आप 10 आसन अगली बार बताएं। हर बार 10 आसन आपने बताने जरूर है। जो आदमी स्वस्थ है वो अपने को कैसे स्वस्थ रख सकता है, कैसे स्वस्थ, ये तो बात है। कई बार लोगों के पास समय नहीं होता है तो इसका मतलब क्या, करेंगे ही नहीं। थोड़ा तो करेंगे, थोड़ा तो वर्कआउट होना, थोड़ा तो योगाभ्यास हो, या जो भी आप व्यायाम करते हैं वो बहुत जरूरी है हर रोज। 5 आसन की बात कर लीजिए, 5 आसन अगली बार के लिए करें। श्योर जी। 5 आसन में स्वस्थ होने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहला आसन हमें करना है तारासन, जो हमने स्टैंडिंग किया। 5 आसन का अभ्यास हम बताते हैं, अभी पूरा डेमो करके दिखा रहे हैं। जी। फर्स्ट हमें तारासन और क्यों करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। टोस करेंगे, इनहेल और टोस एंड ब्रीदिंग आउट। बिल्कुल जी। स्ट्रेच पूरा खिंचाव दिया आपने ऊपर की तरफ, देन एक्सहेल, हिल डाउन, देन हैंड रिलैक्स। फर्स्ट आसन, देन सेकंड आसन ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, स्ट्रेच, इनहेल एंड एक्सहेल। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, इनहेल then exhale, stretch, then inhale and exhale, 2, then 3 में अर्ध चक्रासन, कमर पे हाथ रखने को गैप रखिए, गैप किया, एल्बो को इंसाइड किया हमने, then inhale and back, stretch, then breathing normal, inhale and exhale, hold, then inhale, the forward bending, and exhale, down. आगे की तरफ झुक जाना है जी। यस, then hold, inhale, इतना झुका जाता नहीं है, जितना झुका जाए जरूरी नहीं है कि इतना आसन आप नहीं कर सकते उसको छोड़ो, और नहीं, जितना झुक सकते हैं उतना झुक जाइए। जरूरी नहीं है कि पूरा जमीन को छुआ जाए, जितना झुक सकते हैं। अपने पैर को खोल देना है जी। हमें कोई जरूरत नहीं पूरा झुकना है। आप इतना झुक सकते हैं, ऐसे तो झुक सकते, बिल्कुल इतना तो सभी, ये झुक सकते, और चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। चेयर पे बैठकर भी आप इस तरह से आगे करके इसको कर सकते हैं। क्यों सत्येंद्र कुमार जी? बिल्कुल। तो 3-4 आसन बताया अभी हमने आपको, तारासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, अर्ध चक्रासन, हस्तासन, देन लास्ट फिफ्थ कटी चक्रासन। जी। ट्विस्ट, एक्सहेल, देन स्ट्रेच। अब इन 5 आसनों के लिए जैसे मैम ने बताया कि किस प्रकार से जो स्वस्थ व्यक्ति है कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आपने स्ट्रेचिंग किया, स्ट्रेचिंग करने के बाद आपका टोज टू टिप्स पूरा शरीर में स्ट्रेचिंग हुआ, स्पाइन में स्ट्रेच हुआ, कंधे में स्ट्रेचिंग हुआ, लो थोरेसिक एरिया ऊपर की तरफ खिंचा हुआ, आपका स्टमक अंदर की तरफ गया, काफ मसल्स, थाइस पूरा में खिंचा हुआ। तो आपने शरीर की स्ट्रेचिंग की। साइड बेंड करके आपने पूरे साइड वेस्ट, शोल्डर सबको आपने अच्छी तरह से उसको हेल्दी बनाया। देन सेकंड में बैक बेंड करके आपने कमर को, तो सिर्फ बैक बेंड करने में सिर्फ कमर पर भी प्रभाव नहीं हो रहा है, उसका प्रभाव हमारे स्टमक, इंटरनल ऑर्गन्स एंड थोरेसिक एरिया, शोल्डर एंड नेक, इन सब के ऊपर, एंड आईज, इन सब के ऊपर प्रभाव पर। योग आसन में योग का एक एक आसन एंटीबायोटिक की तरह,
सिर्फ वह एक बीमारियों को ठीक नहीं करता। जी। जैसे कि अभी यदि हमने अर्ध चक्रासन का हम बात करें, जो पीछे झुकने का आसनों का हमने अभ्यास किया, तो यहाँ पर हम कमर पर हाथ रखते हैं, जैसे ही हम इनहेल करते हैं थोड़े कंधे को पीछे खींचते हैं, थोरेसिक एरिया हमारा खुल जाता है। नेक को बैंड करते हैं तो हमारा थायराइड के ऊपर यहाँ इफेक्ट होते हैं, या ब्रेन से संबंधित जो समस्याएं हैं, आइज को हम ऊपर की तरफ पलट कर देखते हैं, आइज के लिए काफी अच्छा होता है। जब बैक बैंड करते हैं तो हमारे बैक और लोअर पार्ट्स के लिए काफी अच्छा प्रैक्टिस। तो एक के एज का अभ्यास हो गया। देन सेकंड में हम पाद हस्तासन का अभ्यास करते हैं, आगे की तरफ हम झुक जाते हैं, तो वो हमारे कमर को लचीला बनाते हैं। जी। साथ ही साथ जो हमारा पेट का फैट है, बढ़ा हुआ पेट का जो फैट है, पेट की फैट के लिए काफी अच्छा है। बिल्कुल। साथ ही साथ उस आसन का प्रभाव जब नीचे की तरफ झुकते हैं तो हमारा पूरे शरीर का रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ जाता है, तो हमारे ब्रेन के लिए भी काफी अच्छा है। वह साथ ही साथ जब पूरे टोज से लेकर आपके हिप तक आपका जब स्ट्रेच होता है, साइटिका वेन या इस प्रकार के काफ मसल से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार से जब हम कटी चक्रासन ट्विस्ट करते हैं शरीर को, तो कमर तो ट्विस्ट होता ही है, इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज होता है, थोरेसिक एरिया खोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए काफी अच्छा है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित पेशेंट है उनके लिए भी काफी अच्छा है। तो एक आसन का अभ्यास हम बहुत सारे समस्याओं को निदान करने में जी, बहुत सारी, बहुत अच्छे से सत्येंद्र कुमार जी आपने बताया। और जैसा कि अभी आप ये जो 5 आसन आपने बताया, तड़ासन हो गया, ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन हो गया, पाद हस्तासन हो गया, और ये आपका कटी चक्र हो गया, और अर्ध चक्रासन हो गया। ये 5 आसन अगर रोज हम 10 मिनट के लिए भी कर लें तो इससे हमारे शरीर के सर से लेके नीचे पैर तक, तलवों तक, अंगूठों तक, पूरा का पूरे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे जो अंदरूनी हिस्से हैं शरीर के, हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, हर चीज पर इनका पूरा असर पड़ता है। और जब इन चीजों का स्ट्रेचिंग होगी अच्छे से, मसाज होगी अच्छे से, तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों से संबंधित बीमारियां या तो घेरेंगी नहीं, और अगर आ भी गई हैं तो वो ठीक होने में आसानी रहेगी। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, हम अपने सब दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि कुछ भी समस्या है, सबसे पहले मेडिकल चेकअप अपना कराएं। आप ये पता लगाएं कि उस समस्या का कारण क्या है, फिर उससे संबंधित आप अपनी योग की क्रिया करें, अपने योगाचार्य के या जिस भी अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर के पास आप जा रहे हैं वहां पर जाइए, लेकिन मेडिकल चेकअप कराना बहुत जरूरी। और अगर बहुत सीवियर है तो वहां पे भैया डॉक्टरी इलाज भी बहुत जरूरी है। योग उसको जो आपको लाभ होना है डॉक्टरी इलाज से, उसमें मदद करता है उसके लाभ होने में, लेकिन डॉक्टरी इलाज भी बहुत जरूरी कई जगहों पर हो जाता है। तो इसलिए एक बैलेंस करके, हर एक थेरेपी का हर जो है बैलेंस करके चलना चाहिए। बैलेंस करके चलेंगे तो समस्या नहीं होगी, और जो होगी उससे बहुत जल्दी हमें छुटकारा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। मैं फिर बैकएक में फिर वापस आऊंगी। जी जी। आप लोग मत भूलिए, ये समस्या आम सभी लोगों की समस्या है जी। 4 में से 5 आदमी को कभी न कभी रहेगी। एक चीज है, आपकी कम उम्र में ये समस्या आ रही है तो आप डेफिनेटली इसका कारण होगा। एक स्वस्थ आदमी बोले कि मुझे बैक में, उसका कारण, ठीक है। तीसरी चीज ये है, आप हम लोगों को बताया गया कि आपने 10 में से 6 या 7 खाली हमारे पोस्चर से रिलेटेड है। और जिसने सत्येंद्र जी से अपना राइट पोस्चर सीख लिया, राइट पोस्चर अभी भी ये सत्येंद्र जी ने नहीं बताया, राइट पोस्चर अगर आपने सीख लिया तो आप भी आधी तकलीफों का निशान ठीक हो जाएगा। और राइट पोस्चर नहीं होगा तो हमारे वर्टिबल कॉलम की तरफ जो 2 मसल्स होती हैं, आपकी पैरास्पाइनल मसल्स होती है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, हमें एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ही हमारा पोस्चर ठीक रहेगा। तो मैं चाहूंगी कि आप सत्येंद्र जी लास्ट एक बताएंगे, आपको चेयर पे कैसे बैठना है, आपको स्टूल पे कैसे बैठना है, आपको बैठना कैसे, ये बताइए आप। ओके, जैसे आप सपोर्ट कीजिए कि ये हमारा स्टूल है, तो ज्यादातर हम जब भी बैठते हैं तो हम अपने स्पाइन को हम इस प्रकार से बैठ करके बैठ सकते हैं। ये गलत है,
ये गलत स्पाइन हमारा हो जाता है। और जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है, आ रही है। तो शायद वीडियो आप लोग का रुक गया है, तो आप वीडियो नहीं अक्सर जब देखेंगे जो भी आ रहा है, वीडियो आ रहा है आपका। हाँ, जो बच्चे हैं और जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो मैक्सिमम टाइम तक इस प्रकार से चेयर पर या कुर्सी पर के अपना जो लैपटॉप है या मोबाइल है, इस प्रकार से अपना वो लगातार कार्य करते हैं, तो भी एक गलत पोस्चर है। बिल्कुल। इसका हमें ध्यान रखना है। सेकेंड वन में जैसे कि हम कुछ टेबल पे वर्क करते हैं, तो आप सपोर्ट करें कि ये टेबल है, तो हम एक साइड कर, एक हाथ को यहाँ पर रखते हैं, परंतु हम साइड टर्न करके हम इस प्रकार से अपना लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो ये पोस्चर हमारा सही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें ये पेन हो जाता है। या दूसरा है कि बहुत सारे लोग जब बैठते हैं तो पैरों को लपेट लेते हैं, एक पैर को रखना, वो भी सही नहीं है, उसे वैसे नहीं रखना है। तो सही ढंग से आप जब भी बैठे तो आपका पोस्चर टेबल के बराबर में होना चाहिए, स्पाइन आपका कमर सीधा हो। यदि आप चाहें तो पैर के नीचे कुछ ऊंचा सा कुछ या ट्रेंगल करके कुछ रख सकते हैं, स्पाइन सीधा करके आप बैठे, और इस प्रकार से अपना जो टेबल है या डेस्कटॉप है, टेबल को हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पर कार्य करें, और इस प्रकार से आप सीधा बैठे, एक हाइट पोस्चर का एक सही पहुंचने के लिए आपका प्रयास करें। यानी आपका नेक और स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका नेक और स्पाइन स्ट्रेट होगा तो आप बहुत सारी समस्याओं से निदान पाएंगे, और जो समस्या आने वाली है उससे भी आप छुटकारा पा सकते। और एक बात और सत्येंद्र कुमार जी, बच्चों में खास करके, बड़ों में भी शायद ये आदत होती होगी, वो पलंग पर ऐसे लेट के तकिया लगा के और पढ़ते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं, वो भी एक बहुत गलत पोस्चर है, उससे भी पूरा कमर में दर्द होता है, तो उससे भी बचना चाहिए। आपको पढ़ना है, मेज है आपके पास, कुर्सी है आपके पास, सब चीजें हैं, ये इस तरह से करके जो है पढ़ना या कुछ भी करना, वो बहुत गलत एक तरीका है। बिल्कुल। अभी तो एक रिसर्च भी एक आया है कुछ दिन पहले कि हमारे देश के बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं, 14 साल 15 साल, उनका हेल्थ बहुत ही उतना अच्छा नहीं है हेल्थ उनका, और उन सबका एक तो पोस्चर गलत होने की वजह से या कोविड की वजह से बहुत सारे उनको हेल्थ ऊपर इशू हो रहे हैं। पेट निकलना, एक मोटापा होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या हमें आगे की तरफ फ्यूचर में हमें मिलने वाले हैं, जो हमारा जो जनरेशन है, इस बात का ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब। नहीं, आज का नहीं, डॉक्टर जैन कुछ बोल रही है। अच्छा डॉक्टर, हाँ जी जो लक्ष्मी जी। नहीं, मैं ये कह रही थी, एक्चुअली आज कल मैं ये पढ़ रही थी कैरियर्स फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल, आई हैड टू गिव इट, तो उसमें ना एक कैरियर आ रहा है कायरोप्रैक्टर, जो बाहर के देशों में है, जहाँ पे वो मसल को दबा देते हैं। हमारे ख्याल से हमारे इंडिया में, ऑफ कोर्स इंडिया में एक फ्रेंच लेडी आई है गुड़गांव में जो प्रैक्टिस कर रही है, बट हमारे यहाँ क्या इसकी जरूरत भी है? क्योंकि हमारे यहाँ जब योगा इतना बड़ा साइंस आ गया है, तो हमको क्या ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेस में दबाने से ठीक हो जाता है? क्योंकि वो नॉन इन्वेसिव है, और वो जो है वो सिर्फ प्रेशर देते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट्स। देयर आर 8 पॉइंट्स इट सीम्स ऑन द you know the whole body। एक्यूप्रेशर की तरह। पता नहीं, एक्यूप्रेशर नहीं कह रहे उसको। अच्छा। तो आई वाज लुकिंग एट, तो वो उसके लिए ट्रेनिंग भी है कई जगह, और बच्चों को आफ्टर 12th क्लास भी ये ले सकते हैं। बट मैं ये सोच रही थी, व्हाई शुड वी अडॉप्ट दैट, व्हाई नॉट योगा? बिल्कुल सही बात है। वो ज्यादा होलिस्टिक है, और ये जो है ये कनेक्शन कर रहा है हमको। इट इज नॉट ओनली डूइंग एक्सरसाइज, बिल्कुल, क्योंकि हम समझते हैं योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है। इट्स नॉट फिजिकल एक्सरसाइज, ये मन को भी कंट्रोल करता है। बिल्कुल। तो जब हमारा हम जब उस श्वास के तरफ ध्यान देते हैं, तो हमारा ध्यान यहाँ वहां नहीं जाता, तो इंटरनलाइज होता है। तो जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो जो बाहर से जब हम कट जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा एक संतुलन भी बन जाता है। तो इसलिए योगा सिर्फ एक्सरसाइज करके ना सोचें, इसको अपना संतुलन बढ़ाने का भी काम सोचें और अंतर्मुखी होने का भी काम सोचें।
क्योंकि सारा टाइम हम बहिर्मुखी रहते हैं, बाहर ही देखते रहते हैं, बाहर का। तो ये सब मिला के आज तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने देखा है विमेन में क्या मुझको ही होती है, सुबह जब मैं उठती हूँ मेरे को लोअर बैक में एकदम पेन रहता है, और जब भी मैं एक्सरसाइज करके उठती हूँ वो पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ये 5 एक्सरसाइज जो इन्होंने आज बताई हैं, 5 जैसे डॉक्टर शारदा जैन ने का 5 और एक्सरसाइज वो बताएंगे सत्येंद्र जी, तो 10 एक्सरसाइज हम कर ले, हर बॉडी के पार्ट को हम यदि हिला लें और ये रखे तो उसमें सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और हम भी हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए ये वर्कशॉप बहुत बढ़िया रही। पूर्णिमा जी आपने ये करवाया और लीना जी ने करा, और शारदा जी का तो कमेंट्स हरदम ही हम लोग के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं। वो अपने डॉक्टर जैन आप कुछ कहना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब कुछ बोलना। वो योगा भी करते हैं, मुझे पता है। डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन की डॉक्टर हूँ, पर मुझे योगा में शुरू से ट्रेनिंग मिली है और मैं सोचती हूँ कि ये वाला जो चीज है सभी लोगों को, हर हिंदुस्तानी को ये आना चाहिए। मैं दो चीजों जो बाद में कमेंट्स किए सत्येंद्र जी से उसको मैं करके वाइंड अप करूंगी। एक तो चीज ये है कमर, आपकी हाइट से आपकी कमर आधी होनी चाहिए। योगाचार्य सत्येंद्र जी आपको ये हर जगह बात करनी है, आपकी हाइट से आपकी कमर आधी होनी चाहिए। अगर आपकी कमर आधी नहीं उससे ज्यादा है, इसका मतलब है आपके पेट के ऊपर विसरल फैट ज्यादा है, और विसरल फैट आपके लिए जानलेवा हो सकता है। यही हार्ट अटैक का कारण है, यही स्ट्रोक का कारण है। तो हमें अपनी कमर को पतला रखना है, कमर आधी रहनी चाहिए। एक चीज जो मैं योगाचार्य जी को बैकएक के बारे में बताना चाहती हूँ, कई बार जरूरी नहीं कि आपके पास डॉक्टर के थ्रू होके आए आदमी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो मेरा बैकएक है उसको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है या नहीं? ये मेरी बॉडी है, मैं सीधा लेटी हूँ, मैं इसको 2 पार्ट्स में बना दे रही हूँ, ये मेरे पैर वाला हिस्सा है और ये मेरा ये वाला जो कमर वाला जो हिस्सा है। आप उस पेशेंट को बोलो सीधे लेटो और आप उसके पैरों को ऐसे राइट एंगल कर दीजिए, स्ट्रेट लेग रेजिंग, स्ट्रेट लेग रेजिंग। अगर वो स्ट्रेट लेग रेजिंग हो रही है और उसके बाद उसको बैक में तेज दर्द आया, उसके बटक्स के एरिया में आया, उसके थाइस के एरिया में आया, उसके कहीं पे भी एरिया, वो पहले अपनी जांच करा के आए फिर आपके पास आए। क्लियर? इसको बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग। अगर वो डॉक्टर की तरफ से नहीं होके आया है तो ये सारी चीजों को बता देता है कि हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है। वो अगर आपने सीधे लेटिए अपना और उसके बाद अपने पैर उठाइए बिल्कुल सीधे, घुटनों पे से मुड़े नहीं, कहीं से मुड़े नहीं। और आपके अगर गड़बड़ हो तो आपको सब जगह दर्द होगा, बिल्कुल सब जगह दर्द होगा अगर होगा। ये बिल्कुल ये सही एक फॉर्मूला है, इसको टेस्ट करने जिनको है वो दोनों पैर को नहीं उठा पाएंगे, मुश्किल है उनको उठाना, पैर बिल्कुल रेज नहीं कर सकते, ये उठा भी नहीं पाएंगे अपने लिए कि मैं काम करूं आगे कि नहीं काम करूं, वो आप स्ट्रेट कर दो और उसके दर्द हो रहा है तो भाई अभी सर आप अपना जांच करा के आओ, तब देखते हैं। वो नहीं उठा भी नहीं पाएंगे, और कई बार अगर तकलीफ होगी कहीं तो वो उठाने के बाद जब नीचे लाएंगे और जब उससे आप फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद आपको उस दर्द का एहसास होगा। अगर आज की तारीख में तीसरी और चीज है, हम लोग एसी में सोते हैं, हम बिल्कुल हवा में नहीं सोते, तो हमारी मसल्स मॉर्निंग में स्टिफ हो जाती है। तो एक बात है उस टाइम बैकएक एक्यूट होना बिल्कुल साधारण बात है। आप उनसे बोलिए कि आप एक्टिविटी करिए, ये सब करिए, आपका सब वार्म अप होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये वाली बात है, उसको एबनॉर्मल नहीं लेना चाहिए अर्ली मॉर्निंग। बिल्कुल। और एक और बात है, एक बात और है कि हार्ड बेड होना चाहिए कहते हैं जिनको बैक एक होता है। तो आई थिंक यू नो दैट्स आल्सो एडवाइजेबल कि हम बहुत सॉफ्ट बेड में सोएंगे तो बैक दर्द होगा, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट आई थी तो इसलिए ये फैशनेबल हो गया कि बड़े बड़े स्पॉन्ज वाले सोफा में लो, गलत है। जी बिल्कुल। और वैसे भी जैसे कि अभी डॉक्टर जैन ने कहा कि एसी में सोते हैं, उससे जब सुबह को उठते हैं तो स्टिफनेस होती है, तो उसका एक सीधा सीधा तरीका यह है कि आप बिस्तर पर लेटे लेटे पहले एसी ऑफ कीजिए, उसके बाद स्ट्रेच कीजिए लेटे लेटे, जिससे कि आपकी जो स्टिफनेस है उसमें कमी आए, फिर आराम से उठिए और फिर अपने रोजाना के उसमें रहिए। मेरे एसी का सवाल ये है, आपको जब सोने के लिए थोड़ा हल्का सा ठंडा कमरा चाहिए
और उसके बाद भी जब जरा से आपको चद्दर लेने का समय आ जाए ना, बंद कर दीजिए, एसी ऑफ कर दीजिए, आपको जरूरत नहीं है सारे, उसी टाइम ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल। तो आज की वर्कशॉप बहुत अच्छी रही। डॉक्टर लक्ष्मी, सत्येंद्र जी, डॉक्टर जैन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लीना, बानू जी, अगली जो वर्कशॉप है हमारी लीना, वो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आगे जो दूसरे क्रियाएं हैं योग की, वो अपडेट क्या होगी, वो सत्येंद्र जी से, डॉक्टर साहब से बात करके वो हम उसको फाइनल करेंगे। तो क्योंकि 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त है, तो इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तो देखते हैं 14 रखते हैं या कब रखते हैं, तो वो आप डॉक्टर जैन से और सत्येंद्र जी से बात करके। 14 को मत रखना, 14 को भी नहीं, और 8 को मैं भी बिजी हूँ। ठीक है, 15 को कर लूंगी मैं आपके साथ, पर 14 को नहीं। 15 को डॉक्टर साहब नहीं कर पाएंगे, अर्चना जी के वहां जाना है, अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे, है ना, लेकिन इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले। जी धन्यवाद सबका, बहुत बहुत, मिलते हैं अगली बार। अगली बार आप कंप्यूटर पे आइएगा, फोन से काम नहीं चलेगा। जी जी योगेंद्र जी, सत्येंद्र जी, आप कंप्यूटर पे आइएगा। जी धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।